Fine. Today is lecture number 10. We are going to start a new chapter, chapter number 3, that is coordination and control. The learning objectives of this chapters are coordination and control in plants, plant hormones or growth regulators, phototropism, biological rhythms and circadian rhythms, biological clock, photoperiodism, response to environmental stress, defense against pathogen. Control through plant hormones. First, we discuss about the definition of coordination. What is coordination? Coordination is the ability to use different parts of the body together. Plants की जो different पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब का एक साथ मिलकर अपने फंक्शन को परफॉर्म करना जो है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है. इसकी एग्जांपल इस तरह से भी है कि अगर हम 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें और उनको जो है वो एक टास्क दें कि आपने सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक पर असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो वो तीनों स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो आपस में मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी और उस तरह का असाइनमेंट तैयार करेंगी. ये भी हो सकता है कि वो तीनों स्टूडेंट्स एक ही जैसा टॉपिक लिखें, मीन की डेफिनेशन लिखी और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सबमिट करा दिया. जब चेक किया गया तो वो एक ही जैसा असाइनमेंट मतलब कंप्लीट हुआ. तो अगर वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके जब एक जैसा असाइनमेंट कंप्लीट करेंगी तो इस तरह से टास्क जो है वो कंप्लीट होगा. तो अगर प्लांट्स में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के फंक्शन एक साथ मिलकर जब परफॉर्म करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है. अब प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें एक कंट्रोल सिस्टम भी होता है. अब ये 2 तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. एक केमिकल कंट्रोल होता है और एक नर्वस कंट्रोल होता है. जो केमिकल कंट्रोल है वो स्लोअर इन एक्शन होता है, मीन के वो स्लोली वर्क करता है, और जो नर्वस कंट्रोल होता है वो फास्टर इन एक्शन होता है और फास्टली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. जब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिर्फ केमिकल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है और इस सिस्टम की वजह से प्लांट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब है प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स. जिस तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से प्लांट में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं. अब ये हार्मोन्स जो है वो प्लांट के डिफरेंट बिहेवियर को, उसकी मूवमेंट को, उसकी ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं. इन प्लांट हार्मोन्स की वजह से ही प्लांट अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है. हार्मोन्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू एक्साइट. मीन्स कि ये प्लांट जो है वो प्लांट्स के बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने में हिस्सा ले रहे हैं और इन हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं और इसको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं. प्लांट जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है फोटोट्रोपिज्म. मीन के फोटो मीन लाइट, ट्रोपोज मीन टर्न. मीन जब प्लांट का लाइट की तरफ मुड़ जाना कहलाता है फोटोट्रोपिज्म. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेम का एपेक्स है. इस एपेक्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन्स के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है. अब ये स्टेम में के एपेक्स में जो ऑक्सीजन मौजूद हैं ये ऑक्सीजन्स प्लांट की ग्रोथ में हिस्सा ले रहे हैं. मीन के इस एपेक्स को इलोंगेट कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं. तो जब ये ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट एपेक्स जो है वो ग्रो करता जाता है और ग्रो करते हुए ही सनलाइट की तरफ बैंड और टर्न शो करता है, तो ये कहलाती है फोटोट्रोपिज्म. अब ये ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले F.W. वेंट ने डिस्कवर किया और इसका नाम ऑक्सीजन रखा गया. बायोलॉजिकल रिदम और बायोरिदम्स. अब प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स होते हैं. मीन के दिन के वक्त जो है वो प्लांट अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, दिन के वक्त रिस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फिर स्लीपिंग मूवमेंट शो करते हैं रात के वक्त. इसके अलावा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है, सीड प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावरिंग होती है. तो ये प्लांट्स की डिफरेंट बिहेवियरल एक्टिविटीज़ होती हैं. अब ये बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जब एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ परफॉर्म होती है तो ये कहलाती है रिदम, जिसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स और बायोरिदम्स भी कहते हैं. इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे एक ट्री है जो कि बाइनियल ट्री है, मीन साल में 2 दफ़ा वो फल देता है. तो मीन के साल में जब 2 दफ़ा दे रहा है यानी 6-6 महीने में, तो वो हर 6 महीने के बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है.
तो इस तरह से जब प्लांट एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ अपना बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को शो करता है तो ये बायोरिदम कहलाती है। जो सेकंड चीज़ है वो है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम में ये है कि जब प्लांट अपनी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हर 24 घंटे के बाद रिपीट करता है तो वो सर्कैडियन रिदम कहलाता है। बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जो 24 घंटे में हो रही हैं वो क्या है कि सुबह के वक्त जब सनराइज होता है तो प्लांट अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं, फिर रात के वक्त जो है वो स्लीपिंग मूवमेंट होती है। तो अब जब ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में होता है तो फिर 24 घंटे के बाद दोबारा से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, तो ये कहलाता है सर्कैडियन रिदम। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं तो प्लांट्स की बिहेवियरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। ये देखिए, पहले प्लांट जो है वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, फ्लावरिंग क्लोज है, ये ओपन है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ सनलाइट में, यानी कि ये देखिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हुई। फिर स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग, लीफ मूवमेंट्स, फ्लावरिंग, सेल डिवीजन। तो ये सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जब एक ख़ास इंटरवल से परफॉर्म होंगी तो वो बायोरिदम्स कहलाएंगी, और जब ये सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ एक 24 घंटे के अंदर परफॉर्म होंगी तो ये सर्कैडियन रिदम कहलाएंगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक। अब जब ये प्लांट अपनी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो प्लांट को कैसे पता चलता है कि दिन के वक्त जो है वो स्टोमेटा खुलेंगे, अब रात हो गई है, अब रात में हमने स्टोमेटा बंद करने हैं। तो ये प्लांट के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक क्लॉक प्रेजेंट होती है जो कि उसे बताती है कि दिन के वक्त जो है वो फ्लावर ओपन होंगे, रात के वक्त फ्लावर खुलेंगे। तो ये क्लॉक जो है वो एक्चुअली इंटरनली प्लांट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये एक क्लॉक सिस्टम है जो प्लांट्स के डिफरेंट बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफलेट्स जो है वो दिन के वक्त जैसे ओपन हो रहे हैं या टच करने से ओपन हो रहे हैं और फिर क्लोज्ड हो रहे हैं, या फ्लावर्स का ओपन होना और खुलना, ये जो है वो एक क्लॉक सिस्टम के तहत हो रहा है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन लाइट्स, पीरियड्स मीन लेंथ ऑफ डे लाइट। अब जो है वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको दिन का ज़्यादा दौरानिया चाहिए होता है, दिन की लाइट का ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको दिन की लाइट का कम टाइम पीरियड चाहिए होता है। कुछ प्लांट्स को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए या फ्लावरिंग के लिए 2 घंटे लाइट पीरियड चाहिए होता है। कुछ प्लांट्स को अपने फ्लावर्स को ओपन करने के लिए 6 घंटे का लाइट पीरियड चाहिए होता है, और कुछ जो है वो तकरीबन आधे दिन का लाइट पीरियड चाहिए होता है जो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। आप देखें इस पहले पिक्चर के अंदर ये प्लांट को जो जब सनलाइट का जो है वो आधे से कम हिस्सा सनलाइट का मिला तो उसने अपने फ्लावर को ओपन नहीं किया, फ्लावर क्लोज हैं। अब ये देखें जब आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो लाइट का गुजर गया, यानी कि दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा लाइट का प्लांट को जब मिला तो प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। अब ये देखें जब इसमें लाइट का कम हिस्सा प्लांट को मिला तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि फोटो पीरियोडिज्म यानी कि द लेंथ ऑफ द डे लाइट पीरियड हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ प्लांट पर्टिकुलर ऑन देयर फ्लावरिंग, यानी कि लाइट के टाइम पीरियड का प्लांट की फ्लावरिंग पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जिससे वो अपने बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल क्वेश्चंस के तौर पर आता है कि राइट डाउन दी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑन प्लांट्स। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो प्लांट्स को होते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में भी डिफरेंट स्ट्रेस डेवलप होते हैं, इस तरह से प्लांट में भी जो है वो स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट चेंज की वजह से होता है। अब प्लांट्स को डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। मीन कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के बगैर जो है वो प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरह से लाइट, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और ये सारे फैक्टर जो है वो प्लांट्स की में स्ट्रेस का बायस बनते हैं। स्ट्रेस एक्चुअली क्या है? एन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी कि
लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट होगी, उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी, वो सही से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, सही से फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसकी लीफ पर डिफरेंट कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स को डिफरेंट स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जो फर्स्ट ये रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जो पहला है वो है वाटर शॉर्टेज और ड्रॉट कंडीशन, सेकंड है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, थर्ड है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, हाई टेम्परेचर, लो एंड कोल्ड टेम्परेचर और हर्बीवोरी और ओवर ग्रेजिंग। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये प्लांट को देखें डिफरेंट जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। ये सनलाइट हैं, इंसेक्ट्स हैं और ये क्लाउड्स हैं, तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस का प्लांट की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ये वेदर कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। जो पहला स्ट्रेस प्लांट फेस करता है वो है ड्रॉट कंडीशन, यानी कि प्लांट एक ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है, तो उस इन्वायरमेंट में प्लांट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को बचाने के लिए। तो इससे बचने के लिए प्लांट कुछ एडॉप्टेशन कर लेते हैं। जो पहली एडॉप्टेशन प्लांट करते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। मीन प्लांट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन को कम से कम कर देते हैं। यानी पानी की कमी होती है, बारिशें हो नहीं रही, वाटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो प्लांट क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं करेंगे ताकि वाटर लॉस ना हो, वाटर सेफ रहेगा तो प्लांट सर्वाइव करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो लीफ में मौजूद गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, स्टोमेटा बिकम क्लोज्ड, यानी कि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि रूट्स आल्सो ग्रो डीपली इन सॉइल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वो डीप रूट डेवलप कर लेते हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें अपनी सर्वाइवल के लिए। ठीक है। अब अच्छा, ड्रॉट कंडीशंस में क्या होता है कि सेल्स के जो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इसमें एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। मीन एब्सिसिक एसिड आप इसे कह लें कि ऐसा हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, ऐसा एसिड डेवलप होता है जो कि स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, क्योंकि इसे सर्वाइव करना है और सर्वाइवल के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि उनका लीफ साइज जो है वो कम हो जाता है, मीन के वो लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लीफ का जो सरफेस एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ट्रांसपायरेशन होगी। तो प्लांट्स क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लीफ सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं, मीन के थिन कर लेते हैं, लीफ थिन हो जाते हैं, स्पाइनी हो जाती हैं, ताकि स्टोमेटा नहीं होगा और उनका जो वो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो वो वाटर जो है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो शो होता है वो रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अच्छा, प्लांट में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, वाटर और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत होती है। अब क्या है कि जब ऑक्सीजन सही से प्रॉपर नहीं मिल रही तो प्लांट जो है वो कुछ रिस्पायरेटरी रूट्स डेवलप कर लेती हैं, और ये रिस्पायरेटरी रूट्स या रिस्पायरेटरी ट्यूब्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये एयर से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन भी उनके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो प्लांट्स इस कंडीशन से जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए प्लांट्स रिस्पायरेटरी रूट्स डेवलप करते हैं। ये रिस्पायरेटरी रूट्स का क्या फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट एयर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने आप को सेव करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस। अच्छा, अब प्लांट्स जो हैं वो हेलोफाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं। मैंने आपको बताया था एक ग्रुप ऑफ प्लांट ऐसा है जो हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हेलोफाइट्स हैं प्लांट। हेलोफाइट्स ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे हैं नियर टू सी जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो अब जब इस कंडीशन में क्या होता है कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो
प्लांट जो है वो रूट्स के ज़रिए से जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ सल्यूट भी आ जाएगा। मीन जब सल्यूट, मैंने आपको बताया है कि सल्यूट के साथ साथ हमेशा से वाटर ट्रैवल करता है, यानी जहाँ जहाँ सल्यूट ट्रैवल करेगा उसके साथ साथ वाटर भी आएगा। अब जब वाटर की नीड होती है तो प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो साथ में सल्यूट भी आ रहा है, मीन के उसमें जो है वो सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो प्लांट के अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि सॉल्ट ग्लैंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक लीफ है, इस लीफ के अंदर डिफरेंट सॉल्ट ग्लैंड है। अब ये सॉल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, ये सॉल्ट ग्लैंड जो है वो सॉल्ट को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, यानी कि लीफ से बाहर निकालते हैं, एवापोरेट करते हैं सॉल्ट को, ताकि वो अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंस हो सके। तो जब सॉल्ट को बाहर जो है वो निकाला जाता है तो ये देख रहे हैं आप लीफ की सरफेस के ऊपर सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी बाकायदा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स क्या एडॉप्टेशन करता है कि अपने लीफ में सॉल्ट ग्लैंड को प्रोड्यूस कर सकता है। इन सॉल्ट ग्लैंड का क्या फंक्शन है कि ये प्लांट से सॉल्ट को बाहर पंप आउट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इस कंडीशन में जो कि सलाइन कंडीशन है जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हेलोफाइट्स ये अडॉप्टेशन करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। सिर्फ हेलोफाइट्स में ये ख़ास खसूसियत है कि वो सॉल्ट ग्लैंड प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपने आप को इस स्ट्रेस से बचाने के लिए जो है वो सर्वाइव करने के लिए सॉल्ट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और इस स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज दूसरे ऑर्गेनिज्म इस लाइन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस। हीट जो है वो प्लांट के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करती है। सनलाइट ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट्स में जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। अब जब एंजाइम्स डीनेचर होंगे तो एंजाइम जो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट करते हैं। तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा और तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्लांट क्या एडॉप्टेशन करते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो डेवलप करते हैं, जो कि एंजाइम को सेव करती है, उसको डीनेचर होने से बचाती है। जब एंजाइम सेफ होगा तो वो एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा। इसके अलावा एक और एडॉप्टेशन क्या होती है, शाइनी क्यूटिकल्स। शाइनी क्यूटिकल मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये हीट स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट्स की लीफ सरफेस एरिया पर शाइनी क्यूटिकल्स आ जाती है। इससे क्या होता है कि जब सनलाइट जो है वो लीफ पर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब होने के बजाय रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, तो वो इस तरह से हीट से बच सकते हैं शाइनी क्यूटिकल डेवलप करके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस। हाँ, लो टेम्परेचर भी प्लांट के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रहा है। लो टेम्परेचर जब होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बहुत सख्त सर्दियाँ हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है कि उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन जो है वो या मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उस पर आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन में जो है वो फ्लूइड जो है वो पास आउट होता है, मीन के सेल के अंदर एंटर भी करती हैं और सेल से बाहर भी फ्लूइड जाता है। तो जब ये प्रोसेस, जब उस मेम्ब्रेन में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे तो उसमें जो है वो सल्यूट की मूवमेंट रुक जाएगी। जब सल्यूट की या न्यूट्रिएंट की मूवमेंट रुक जाएगी तो प्लांट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी, तो प्लांट इस कंडीशन में स्ट्रेस में आ जाते हैं सर्दियों में। तो इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में आइस क्रिस्टल्स बनने से रोकती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या फंक्शन होता है कि ये आइस क्रिस्टल या आइस फॉर्मेशन को रोकती है ताकि प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि फ्रीजिंग कंडीशन में फ्रक्टैंस प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रक्टैन जो है वो फ्रक्टोज की ही एक पॉलीमर है, फ्रक्टोज शुगर है और उसकी एक पॉलीमर फ्रक्टैंस है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्रक्टोज जो है वो सेल्स की कंपोजिशन को बचाती है और इसको साइटोसोल्स बिकम सुपर कूल, यानी कि इसमें साइटोसोल्स को कूल करती है और इसको अपने इस कंडीशन से निकलने के लिए या इस स्ट्रेस से निकलने के लिए ये फ्रक्टैंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। हर्बीवोरी है मीन के जो एनिमल्स होते हैं वो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं। मीन के जब प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, ज़्यादा
उस जगह पर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो उस वक्त भी प्लांट को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चरावे क्या करते हैं कि मवेशियों को जो है वो पहाड़ी इलाकों में ले जाते हैं, पहाड़ी जगहों में ले जाते हैं, वहाँ से सारे प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स खाना शुरू कर देते हैं, तो उस बहुत सारे हिस्से से प्लांट जो है वो गायब हो जाते हैं या आधे पत्ते उसके नोच लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, यानी कि जब उसकी लीव्स ख़त्म हो जाएंगी, उसकी लीव्स, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, अपने आप को ग्रो कैसे करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी प्लांट्स अडॉप्टेशन करते हैं। उसमें ये है कि वो ग्रासेस जो होती हैं वो थॉर्न डेवलप कर लेती हैं, ऐसे कांटे डेवलप कर लेती हैं। जब एनिमल्स उनके करीब जाते हैं तो वो उसको अवॉइड करते हैं, उसको खाने से। इसके अलावा वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, उनकी लीफ पर, उनकी ग्रासेस पर ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से जब एनिमल्स उनको खाने लगते हैं तो उन्हें उनकी स्मेल या उसके टेस्ट से जो है वो दूर भागते हैं और उसे वहाँ से खा नहीं सकते। तो ये जो हर्बीवोरी है या ओवर ग्रेजिंग है, ये भी प्लांट को स्ट्रेस में डाल देती है और इस स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट्स थॉर्न डेवलप करते हैं और टॉक्सिक मटीरियल और टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो एनिमल्स का शिकार होने से बच सकें। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेन। पैथोजेन एक्चुअली क्या होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ये आप लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लीफ के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली जो है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है ये फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस कहलाती है। एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट प्रोवाइड फर्स्ट लाइन डिफेंस बट सम पैथोजेन एंटर थ्रू स्टोमेटा ऑनवर्ड। अब पहले जब कोई भी पैथोजेन या कोई भी बैक्टीरिया जब प्लांट्स पर इफ़ेक्ट करता है या अटैक करता है तो वो एपिडर्मिस जो है वो उसे एंटर नहीं होने देती, ठीक है। लेकिन कुछ पैथोजेन ऐसे होते हैं जो एपिडर्मिस के स्टोमेटा से एंटर हो जाते हैं और सेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि सेकेंड लाइन डिफेंस जो है वो डेवलप होती है। और वो सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या है कि ये फाइटोएलेक्सिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइटोएलेक्सिन इज़ अ एंटीबायोटिक, एन एंटीबायोटिक विच डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेन। तो ये जो फाइटोएलेक्सिन है इन पैथोजेन को ग्रो नहीं करने देता, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो प्लांट्स को डिफरेंट पैथोजेंस का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट वायरसेस का करना पड़ता है। उसकी लीफ सरफेस पर जब वायरस या वो बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर फसलों के ऊपर डिफरेंट जो है वो पैथोजन लगे हुए होते हैं, उसकी लीफ सरफेस पर वाइट कलर के रुई जैसे मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते, उसका फ्रूट डेवलप होने नहीं देते। तो उससे बचने के लिए जो है वो प्लांट जो है क्या अडॉप्टेशन करता है, पहला जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो एपिडर्मिस है और सेकेंड लाइन डिफेंस जो है फाइटोएलेक्सिन की प्रोडक्शन है, ठीक है।